हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज ट्यूटोरियल एकेडमी। मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, आईआईटी जेई और नीट में, और दूसरा गेट में भी पूछा जाता है, आईईएस में भी पूछा जाता है, और फिजिक्स में भी यही सेम टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करके पूछा जाता है। तो उसको मैं पूरा कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी, चाहे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू है, आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़, चाहे आप जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो ये बिल्कुल 100% इससे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम ले लें, गेट ले लें, नीट ले लें, गेट आईआईटी, या फिर आप आईईएस ले लें, ईएसई बोल देते हैं आजकल उसको, तो इसमें हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले नाम है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, नाम है इसका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में पहले आप कुछ एजम्पशन है, मैं एजम्पशन बताता हूँ, और इसके बाद पहले डायग्राम समझ लें, फिर मैं एजम्पशन बताता हूँ। देखिए डायग्राम में क्या है, आपको सबसे पहले हमने एक यहाँ पर सिस्टम ले लिया, और ये सिस्टम जो है ये ओपन सिस्टम है। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है, जो सिस्टम है वो कौन सा है, ओपन सिस्टम। यहाँ पे आपने एक सिस्टम दिया है, जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है। अब इस ओपन सिस्टम में हमने 2 सेक्शन दिए हैं, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है। मतलब यहाँ से एंट्री होगा फ्लूइड और यहाँ से एग्जिट होगा। तो अब एक चीज कंडीशन है, हमने माना कि यहाँ पे जो एंट्री हो रहा है फ्लूइड, उसमें उसका जो एरिया है, इस सेक्शन का जो एरिया है वो A1 है, और हमने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया है, छोटा सा एरिया, उसकी जो लेंथ है हमने मान ली कि वो L1 है। एक जो छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया हमने रिंग टाइप का, और हमने माना कि इसका लेंथ जो है वो L1 है, और हमने माना कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, यहाँ पे जो वॉल्यूम एंटर हो रहा है वो V1 है। तो अपन जानते हैं कि सिलेंडर का अगर केस हो तो उसके एरिया में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। तो हमने पहली कंडीशन में वॉल्यूम निकाल लिया। इस छोटे से एरिया के लिए जो वॉल्यूम होगा, जो भी सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो एरिया निकलता था, वॉल्यूम निकलता था, वो एरिया इंटू लेंथ होता था। क्या होता था, एरिया इंटू लेंथ। एरिया में अगर आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम आ जाता था। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, उसके यहाँ पे लेंथ है उसकी L1 और एरिया उसका है A1। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर वॉल्यूम होगा V1, वो होगा A1 इंटू L1। यहाँ पे जो V1 V2 है, ये वॉल्यूम से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पहले वाले सेक्शन पर जो वॉल्यूम है वो V1 है, और दूसरे वाले सेक्शन पर जो वॉल्यूम है वो V2 है। सेम हमने दूसरे वाले सेक्शन पे यहाँ सेलेक्ट किया, एक दूसरा एरिया हमने छोटा सा एरिया लिया जिसकी लेंथ L2 है, लेंथ जिसकी L2 है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इस कंडीशन में, और एरिया A2 है। सेकंड वाले पॉइंट पे जहाँ एग्जिट होगा, जितना फ्लूइड एग्जिट होगा, हमने माना कि वहां पे एरिया A2 है, और जो हमने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया उसकी लेंथ L2 है। तो वॉल्यूम हो जाएगा V2 इक्वल टू A2 इंटू L2, V2 इक्वल टू A2 इंटू L2। मतलब वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया। अब फिर हम बात करते हैं, देखिए क्या, ये तो आ गया, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमने माना कि यहाँ पे एक डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन मतलब रेफरेंस लाइन। डेटम लाइन का मतलब होता है रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस पॉइंट, जिसको आप रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डेटम लाइन ली। हमने माना डेटम से जो पहला वाला सेक्शन है Z1 हाइट पर है। कितनी हाइट पर है, Z1 हाइट पर। हमने माना डेटम से इसकी जो हाइट है वो Z1 है, और दूसरा वाला सेक्शन की डेटम से जो हाइट है, जो फ्लो हो रहा है, वो देखना है आपको, वो हमने मान लिया Z2 है, वो हमने मान लिया Z2। तो एक Z1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, Z2 हो गया। ठीक है, Z1 Z2 ये हो गया। अब इसके बाद हमने सिस्टम माना हुआ था, बाउंड्री है, ओपन सिस्टम है, ये सिस्टम ओपन है। तो ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि जितना वॉल्यूम इस पर एंटर करेगा उतना यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। मतलब कहने का है कि वॉल्यूम जितना भी रहेगा, अंदर वॉल्यूम है, जितना इसमें आएगा अंदर तो फिक्स रहेगा, जितना आएगा आप बाहर से अंदर भेजेंगे तो उतना बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। अब वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम है। अब इसके बाद फिर क्या कंडीशन है,
हमने एजम्पशन क्या लिए हैं, इसको एनालिसिस करने के लिए एजम्पशन हमने लिए हैं। एजम्पशन में सबसे पहला पॉइंट आता है मास फ्लो थ्रू द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम में जो मास फ्लो है या मास फ्लो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब मास जितना आएगा उतना एग्जिट कर जाएगा, तो मास फ्लो जो होगा सिस्टम में वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। तो मास फ्लो हमेशा सिस्टम में क्या रहेगा, कांस्टेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फ्लूइड इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पर सेम है, मतलब फ्लूइड की जो कंपोजिशन है, जैसे बना है फ्लूइड उसमें जितनी भी चीजें हैं, जैसे वाटर तो H2O से बनता है, अब कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसमें, तो फ्लूइड की जो कंपोजिशन लेके चल रहे हैं वो यूनिफॉर्म लेके, क्या लेके चल रहे हैं आप, यूनिफॉर्म। हमने ये माना है कि फ्लूइड की जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। फिर थर्ड पॉइंट है ओनली इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज हीट एंड वर्क। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, मतलब कोई चीज एक्सचेंज अगर हो सकती तो हीट और वर्क के फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, हीट और वर्क की स्टडी। हम ये मान रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हीट और वर्क का हो रहा है। किसका हो रहा है इंटरेक्शन, हीट और वर्क का हो रहा है, ठीक है, हीट और वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया स्टेट ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। मतलब स्टेट ऑफ फ्लूइड क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद गैस बन जाए, ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद सॉलिड बन जाए, ऐसा नहीं है। मतलब लिक्विड की जो फॉर्म है या जो फेस है वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, इनलेट पे भी लिक्विड होगा, आउटलेट पे भी लिक्विड होगा, और सिस्टम में भी लिक्विड ही रहेगा। फिर लास्ट पॉइंट है ओनली काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी आर कंसीडर्ड। मतलब कौन कौन सी एनर्जी कंसीडर करेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी कंसीडर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना, क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फ्लो एनर्जी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप समझिए। अब हमें ये बताते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि मास फ्लो रेट अगर आप कह रहे हैं, या जो एनर्जी का जो एनर्जी है वो बैलेंस है, मतलब इनलेट पे जितनी एनर्जी होगी आउटलेट पे उतनी एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी होती हैं वो बैलेंस होती हैं। मतलब एनर्जी एक इनलेट पे जितनी होगी उतनी आउटलेट पे होगी। अब इनलेट पे देखिए कौन कौन सी एनर्जी होगी, U1 मतलब इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ स्मॉल U1 है, इंटरनल एनर्जी है पर यूनिट बॉल, मतलब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है पर यूनिट मास पे, तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो U1 है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, U1 क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। और C1² ये काइनेटिक एनर्जी है। C1 यहाँ पे वेलोसिटी है, C1 यहाँ पे वेलोसिटी है इनलेट पर जो वेलोसिटी वो हमने C1 माना है। तो C1 अब C1² होगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस Z1G ये होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास बेस पर, यूनिट मास को आप बन लेके चले। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, m आपको बन लेके चलना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv², m को आपको बन लेके चलना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई Z1G प्लस P1V1 है फ्लो एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। P1V1 यहाँ पे फ्लो एनर्जी, सेक्शन 1 पे जो फ्लो एनर्जी है वो है P1V1, मतलब सेक्शन 1 पे जो फ्लो एनर्जी है वो क्या है, P1V1। तो P1V1 यहाँ पे है सेक्शन 1 पर फ्लो एनर्जी। और Q यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे आप, जो सिस्टम में आप हीट सप्लाई करेंगे उसको आप Q बोल रहे हैं। जो सिस्टम में हीट सप्लाई होगी उसको क्या बोल रहे हैं आप, Q। तो एक तरफ आप हीट सप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ आपको वर्क मिलेगा। जब एक तरफ आप इनलेट में जैसे हीट दी तो आउटपुट में आपको वर्क मिलेगा। तो इक्वल टू, अब आउटलेट पर देखिए U2 इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, U2 स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो ये है U2 स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस 1/2 C2² या C2²/2 ये काइनेटिक एनर्जी है आउटलेट पर, काइनेटिक एनर्जी है आउटलेट पर, मतलब सेक्शन 2 पर। तो काइनेटिक एनर्जी है C2²/2 आउटलेट पर, प्लस Z2G है पोटेंशियल एनर्जी, Z2G है पोटेंशियल एनर्जी आउटलेट पर, Z2G क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है आउटलेट पर, प्लस P2V2 क्या है, फ्लो एनर्जी है आउटलेट पर। P2V2 यहाँ पे देख रहा P2V2 ये फ्लो एनर्जी है, P2 × V2 ये फ्लो एनर्जी है आउटलेट पर। V2 जो है ना, V1V2 यहाँ वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब V1V2 जो दिख रहे हैं आपको ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो P2V2 यहाँ पे फ्लो एनर्जी है और प्लस W वर्क है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनलेट पे आप हीट सप्लाई करेंगे तो आउटलेट पे आपको वर्क मिलेगा, नहीं तो आप हीट सप्लाई क्यों करेंगे। इनलेट पे आपने हीट सप्लाई की तो आउटलेट पे आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, तो हमने यहाँ पे W लिया हुआ है। अब हम जानते हैं, हमने एंथैल्पी का फॉर्मूला पढ़ा है, H = U + PV।
एंथैल्पी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है H इक्वल टू यू प्लस पीवी। देखिए अब यू प्लस पीवी के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो देखना दो चीजें यहाँ देखो U1 और P1 को मैंने एक साथ लिख दिया, U1 और P1, U1 P1 V1 को U1 और P1 V1 को एक साथ लिख लिया, प्लस जो लिखा है C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1G प्लस Q इक्वल टू U2 और P2 V2 को एक साथ लिख लेते हैं, तो U2 प्लस P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2G प्लस W, बाकी कोई चेंज नहीं किया, एक साथ लिखा आपने। अब अपन जानते हैं कि U1 प्लस P1 V1 होता है H1, U1 प्लस P1 V1 होता है H1। एंथैल्पी एट सेक्शन 1, एंथैल्पी का फॉर्मूला बता देता हूं। एंथैल्पी हम लोगों ने पढ़ा है H इक्वल टू यू प्लस पीवी, एंथैल्पी H इक्वल टू होता है U प्लस पीवी। तो स्पेसिफिक है, स्मॉल h लगा दिया हमने पर यूनिट मास पर, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस पीवी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो U1 प्लस P1 V1 को क्या लिखेंगे H1, U1 प्लस P1 V1 को हम लिखेंगे H1, बाकी सेम वैल्यू है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं किया। C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1G प्लस Q ये पहले से ही थे। U2 और P2 V2 को क्या लिखेंगे, U2 प्लस P2 V2 को आप क्या लिखेंगे H2, U2 प्लस P2 V2 को आप लिख देंगे H2। तो देखिए यहाँ पे हमने H2 लिख दिया, U2 प्लस P2 V2 के प्लेस पे आपने H2 लिख दिया, एंथैल्पी एट आउटलेट। H2 है एंथैल्पी एट आउटलेट, और प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2G प्लस W, बाकी कोई चीज चेंज नहीं किया आपने। तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई है। अब इसको एक साथ लिख लीजिए। हाँ, अब एक कंडीशन और ले सकते हैं कि अगर Z1 और Z2 या तो इक्वल कर दें कि Z1 और Z2 इक्वल हैं, दोनों के जो डेटम हैं वो सेम हाइट पर हैं, तो ये कर दें कि Z1 इक्वल टू Z2, या हम Z1 और Z2 को नेग्लेक्ट कर दें, या Z1 Z2 को आप नेग्लेक्ट कर दें। तो हमने Z1 और Z2 को इक्वल भी कर सकते हैं या उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। तो हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया या इक्वल कर दिया तो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो Z1G और Z2G दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नेग्लेक्ट कर दिए हमने। तो वैल्यू बची है H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस W। ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई है। ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी ये वाली, जब Z1 Z2 गिवन हो तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। कब? ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तब है जब Z1 और Z2 नेग्लेक्ट कर दें आप। और फिर अगर हम एक चीज और यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मास फ्लो रेट क्या होता है। मास फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन या डिस्चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो डिस्चार्ज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम बेसिस पर उसको मास फ्लो रेट बोलते हैं। अब चूंकि डिस्चार्ज Q होता है, Q अपन ने पढ़ा था, डिस्चार्ज पढ़ा था A1V1 एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी को पढ़ते थे अपन डिस्चार्ज। तो यहाँ मास फ्लो रेट इक्वल टू एरिया A है, वेलोसिटी C है, तो C इंटू A ये हो गया डिस्चार्ज, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। यहाँ V मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यहाँ जो स्मॉल v दिख रहा है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्मॉल v क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लिख देता हूँ। स्मॉल v जो है, स्मॉल v इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v क्या रहेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो एरिया इंटू वेलोसिटी को डिस्चार्ज पढ़ते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये मास फ्लो रेट आ जाएगा। मास फ्लो रेट को लिखने का तरीका m पे ऊपर डॉट लगा दीजिए, m के ऊपर ये डॉट लगा दिया, देखो मैंने यहाँ पे m के ऊपर डॉट लगा दिया, ये मास फ्लो रेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट, इसको हम इस इक्वेशन को जो बोलते हैं m इक्वल टू CA अपॉन V, ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब अगर हम दो सेक्शन की कंडीशन ले लें तो उस कंडीशन में मास फ्लो रेट क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी। मास फ्लो रेट की कंडीशन में तो देखिए m के ऊपर डॉट लगा मतलब मास फ्लो रेट है, m के ऊपर डॉट लगा मतलब क्या है, मास फ्लो रेट है। तो मास फ्लो रेट की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो होगा C1A1 अपॉन V1 इक्वल टू C2A2 अपॉन V2। अब यहाँ पे देखिए C1 क्या है, वेलोसिटी है सेक्शन 1 पर, A1 क्या है, एरिया है सेक्शन 1 का, V1 क्या है, वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है सेक्शन 1 पर, और C2 क्या है, वेलोसिटी है सेक्शन 2 पर, A2 क्या है, एरिया है सेक्शन 2 पर, और V2 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है सेक्शन 2 पर। ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको मैं पूरे टर्म्स बता देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या टर्म्स आपने लिए थे। टर्म्स में सबसे अगर हम बात करेंगे तो H1 एंथैल्पी है सेक्शन 1 पर, H1 एंथैल्पी है सेक्शन 1 पर। C1 जो है ना, C1 ये वेलोसिटी है एट सेक्शन 1 सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो C1 है, और Q हीट सप्लाई है सेक्शन 1 पर। H2 एंथैल्पी है सेक्शन 2 पर,
C2 जो है ना वेलोसिटी है सेक्शन 2 पर, और W वर्क है सेक्शन 2 पर, वर्क मिलेगा, वर्क मिल रहा। और क्या क्या चीज बची देखो, फिर से आप देख लो यहाँ एनर्जी क्या क्या थी। इनलेट पर जो एनर्जी थी U1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1G प्लस P1 V1 प्लस Q। देखो इनलेट पर क्या क्या थी। सबसे पहले U1 इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, C1 स्क्वायर अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बेस पर यूनिट मास पर m की वैल्यू 1 रखना है। हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ा आपने। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फॉर्मूला हमने एक्चुअली वेलोसिटी को C1 C2 इसलिए लिखा ताकि आप v में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वॉल्यूम को भी हम V1 V2 लिख रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी को C1 C2 लिखा है। तो C1 स्क्वायर अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी है सेक्शन 1 पर, और Z1G जो पोटेंशियल एनर्जी है सेक्शन 1 पर, P1 V1 फ्लो एनर्जी है सेक्शन 1 पर, Q यहाँ पर हीट सप्लाई है सेक्शन 1 पर, और U2 यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है सेक्शन 2 पर, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एट सेक्शन 2, और C2 स्क्वायर अपॉन 2 जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी है सेक्शन 2 पर, C2 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि C2 जो है वेलोसिटी है वो सेक्शन 2 पर, और Z2G है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है सेक्शन 2 पर, P2 V2 जो है ना वो फ्लो एनर्जी है सेक्शन 2 पर, और W जो है वो वर्क डन है सेक्शन 2 पर। फिर आपने क्या किया था, U1 और P1 V1 को एक साथ लिख लिया था, तो U1 प्लस P1 V1 हो गया, प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 है यहाँ पे, C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1G प्लस Q इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 को एक साथ लिख लिया U2 के साथ, प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2G प्लस W। अब अपन जानते हैं कि एंथैल्पी H इक्वल टू होता है U प्लस PV, हम लोगों ने पढ़ा है एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV। तो H इक्वल टू देखो U1 P1 को लिख, U1 प्लस P1 V1 को लिख दिया हमने H1, बाकी सेम वैल्यू है, सब कुछ सेम है। दूसरा U2 प्लस P2 V2 को लिख दिया हमने H2, बाकी सब वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे जो अगर हम इस कंडीशन में अगर Z1 इक्वल टू Z2 कर दें या Z1 Z2 को नेग्लेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन में H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 ये तो जीरो हो जाएगा, ये Q1 प्लस H2 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस W, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो जाएगी। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज हम टरबाइन में भी करते हैं, टरबाइन के वर्क कैलकुलेट करने के लिए, पंप में भी, हीट एक्सचेंजर में भी, इसके बाद टरबाइन पंप डिफ्यूजर कंप्रेसर में भी, डिफ्यूजर में भी, नोजल में भी, हर जगह मतलब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हर जगह यूज होता है। और इससे चाहे गेट हो, चाहे आईईएस हो, हर जगह, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं और ये डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछी जाती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन ही पूछी जाती है इसकी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल तो हर जगह पूछे, चाहे आईईएस हो चाहे गेट हो। और तो देखो इसके बाद क्या बचा, हाँ मास फ्लो रेट अगर हम निकालेंगे तो मास फ्लो रेट का मतलब m के ऊपर डॉट लगा दीजिए, वो मास फ्लो रेट को शो करता है। तो मास फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो यहाँ पे वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब c जो वेलोसिटी है और a एरिया है और v स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी को अपन डिस्चार्ज बोलते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी को डिस्चार्ज पढ़ा, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड में कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, वहां पे V1 V2 क्या होता था, वेलोसिटी होती थी। यहाँ पे वेलोसिटी को हम C से लिख रहे हैं, तो C इंटू A जो है ना वो डिस्चार्ज है, अपॉन V स्पेसिफिक वॉल्यूम है। V क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो CA मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम करेंगे तो मास फ्लो रेट आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ मास। अब अगर आपको मास फ्लो रेट 2 सेक्शन पे निकालना हो, 2 सेक्शन हो या 3 सेक्शन हो, यहाँ में हम 2 सेक्शन लेके चल रहे हैं, तो m ऊपर डॉट लगा हुआ है मतलब मास फ्लो रेट है, तो हो जाएगा C1 A1 अपॉन V1 इक्वल टू C2 A2 अपॉन V2। अब देखें C1 क्या है, सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी है उसको C1 बोल रहे हैं, और सेक्शन 1 पर जो एरिया है वो A1 है, और V1 जो है वो सेक्शन 1 पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो V1 है। और इसी तरह से सेक्शन 2 पर जो वेलोसिटी है वो C2 है, सेक्शन 2 पर जो एरिया है वो A2 है, और सेक्शन 2 पर जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम वो V2 है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कहीं भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का तो हम हर जगह यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूजेज हम देखो हर जगह करते हैं, चाहे पंप हो, चाहे टरबाइन हो, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे बॉयलर हो, कोई भी डिवाइस, डिफ्यूजर हो, नोजल हो, कंप्रेसर हो, हर जगह पे यूज करते हैं। लेकिन मेनली इसका यूज मतलब जनरली अगर हम एक लैंग्वेज में बोलें, 1-2 लाइन में उसको डिफाइन करें कहाँ यूज करते हैं, तो जनरली क्या है, चाहे
आपका फ्लो प्रोसेस, मतलब फ्लो प्रोसेस है, स्टडी फ्लो प्रोसेस ही है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हम लोग जहाँ यूज करते हैं वो चाहे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो, रेसिप्रोकेटिंग मशीन हो, सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो चाहे रेसिप्रोकेटिंग मशीन हो, दोनों में यूज करते हैं, चाहे सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो चाहे रेसिप्रोकेटिंग। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जैसे पंप, टरबाइन, बॉयलर ये सब आ जाएंगे, और इसमें रेसिप्रोकेटिंग मशीन की अगर हम बात कर लें तो जैसे स्टीम इंजन हो गया, तो स्टीम इंजन में भी यूज करते हैं। मतलब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हर जगह ये एप्लीकेशन है और इससे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।